लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों से किया वादा, 15 करोड़ किसानों को देंगे एमएसपी की लीगल गारंटी। भगवंत सिंह मान ने पंजाब को दी सौगात, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज की शुरुआत। मंत्री नहीं बनाने पर राजभर का फिर छलका दर्द, कहा जब तक राजपाट नहीं मिलता तब तक नहीं मनाऊंगा होली। ममता बनर्जी का यूपी में एंट्री, सपा प्रत्याशी की बड़ी चिंता, पूर्व मंत्री को सता रहा टिकट कटने का डर। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख रुपए के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, कई थानों में केस दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ एक्टिव होते नजर आ रही है। खासतौर से प्रदेश की वीवीआईपी लोकसभा सीट रायबरेली में आज कांग्रेस के सियासी पोस्टर दिखाई दिए, जिस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर देखी जा सकती है। इसके बाद इस सीट को लेकर कयास लगने शुरू हो गए। रायबरेली में कांग्रेस के जो पोस्टर लगाए गए उन पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी फोटो लगी हुई है। इस पर लिखा है रायबरेली की यही पुकार, प्रियंका गांधी जी अब की बार। इसके अलावा पोस्टर जारी करने वाले नेता की भी तस्वीर लगी है। दावा किया जा रहा है पोस्टर दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता ऋषभ राघवेंद्र वाजपेयी ने लगवाया है। रायबरेली में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगने के बाद उनके इस सीट से चुनाव लड़ने को लेकर कयास तेज हो गए हैं और इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी यूपी से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अपील कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने अवैध खनन के एक मामले में समन भेजकर उन्हें गवाही के लिए बुलाया, जिस पर विपक्ष सत्तासीन भाजपा पर कई आरोप लगा रही है। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने भी गुरुवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। सपा कार्यालय पहुंची सांसद डिंपल यादव ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। चुनाव के समय भाजपा द्वारा ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन इससे वे विपक्ष डरने वाला नहीं है। नहीं, मुझे दावा मैं ठोकने नहीं जा रही हूँ और मुझे क्षेत्र में काम करने का दोबारा मौका मिला है और मैं मैनपुरी की जनता के बीच में रह के और इस क्षेत्र के लिए काम करना चाहती हूँ। मैडम, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीबीआई ने अपने समक्ष बुलाया, सम्मान दिया है, कैसे देख रही हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको सम्मान आया है और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। अभी राज्यसभा में हाल ही में क्रॉस वोटिंग हुई, तो क्रॉस वोटिंग के पीछे भी कुछ खास वजह रही कि समझती हूँ कि जो कोलिशन हुआ है समाजवादी पार्टी का और जो इंडिया ब्लॉक का जो पूरा कोलिशन है, जो अलायंस में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, वो बहुत मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है और इसी वजह से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तमाम तरह के बल प्रयोग करके उनसे क्रॉस वोटिंग कराएगी। जी, तमाम तरह के। जी, तो वो क्या कहना चाहते थे? मैं समझती तमाम तरह के बल प्रयोग हुआ है, चाहे डरा के हो चाहे कोई पैकेज दे के हुआ होगा और भाजपा खुद ही इतनी स्ट्रांग स्थिति में है, उसकी सरकार है सेंटर में, उसकी सरकार है स्टेट में, तो उसको क्या जरूरत है? तो इसका मतलब भाजपा घबराई हुई है कहीं ना कहीं।
नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और 3 विधानसभा सत्र बीतने के बाद भी योगी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने पर सुभासपा चीफ ओपी राजभर का एक बार फिर दर्द छलक गया। उन्होंने एक बार फिर मंत्री न बनाए जाने पर बयान दिया और कहा कि अगर राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाएंगे। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, भर जाति का राजपाट होली के दिन छीना गया था, ऐसे में उन्हें जब तक राजपाट न मिल जाता है तब तक होली नहीं मनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार उन्हें ही नहीं लोगों को भी है। इससे पहले राजभर ने कहा कि वो जो बोलते हैं वो सीना ठोक कर बोलते हैं। जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन मंत्री बनूंगा। मंत्री जब तक नहीं बन जाएंगे तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। आजमगढ़ जिले में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दी है। उन्होंने कहा, अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़े तो वे जहां से चुनाव लड़ेंगे वो वहीं से उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, 1 साल में जितना काम हुआ है उससे तय हो गया है कि आजमगढ़ की जनता सरकार के साथ है और देश की जनता वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। तो आता है कि जिस तरह से जो आजमगढ़ में काम हुआ है 1 साल में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में जो काम पूरे देश में हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, उसको देखते हुए जो हमारा आजमगढ़ है वो ये तय कर चुका है कि हमें भी सरकार के साथ ही रहना है। कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और सिर्फ 1 साल सरकार के साथ आजमगढ़ रहा तो आजमगढ़ में कितना काम हुआ है किसी से छुपा नहीं है। तो अब आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हमारा आजमगढ़ जिस तेजी से विकास कर रहा है वही तेजी बरकरार रखने के लिए आजमगढ़ भी सरकार के साथ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आजमगढ़ की एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है तो क्या संभावित कोई दौरा है प्रधानमंत्री? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आएंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने आग्रह किया था तो उनका कहना यही था कि पहले हम अयोध्या करेंगे, अयोध्या के बाद आजमगढ़। तो अयोध्या का तो हो चुका है, अब अगला नंबर आजमगढ़ का है और किसी भी क्षण डेट आ सकता है प्रधानमंत्री जी का कि आजमगढ़ आकर के और उद्घाटन करें। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा के 8 विधायक जो है भाजपा में शामिल हुए, उसको लेके आप क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या सपा के कुछ और नेता बीजेपी में शामिल है? देखिए, मुझे लगता है ये सारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी में जो लोग भी थे, जो लोग भी काम कर रहे थे, वो एक चीज तो महसूस कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में रहना है तो राम मंदिर के खिलाफ बोलना है, समाजवादी पार्टी में रहना है तो राम के खिलाफ बोलना है, वैक्सीन के खिलाफ बोलना है, देश की उपलब्धियों के खिलाफ बोलना है। मतलब मोदी जी का विरोध करते करते देश की उपलब्धियों का विरोध करना ये समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में हो चुका है। तो जो लोग भी ये चीज समझ रहे हैं वो छोड़ देंगे सपा को, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। वो जानते हैं कि ये मतलब निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, देश के हित से इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश को मजबूत बनाना चाहता है, हमारे लोगों को मजबूत बनाना चाहता है, वो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, नरेंद्र मोदी जी के साथ होगा, योगी जी के साथ होगा। और उस पार्टी में तो नहीं रह पाएगा जिस पार्टी में रहने की वजह से ही उनको अपने ही धर्म का विरोध करना है, अपने ही भगवान का विरोध करना है। तो आत्मा तो आदमी का थोड़ा ग्लानि तो होता ही है ना। आप आज देख लीजिए कि जितने यादव हैं उन्होंने महसूस कर लिया, ये समझ लिया कि यार हम लोग जनसंघ से पहले जुड़े, यादवों की पार्टी है जनसंघ पार्टी, वही आज भारतीय जनता पार्टी है। उस भारतीय जनता पार्टी से जो फॉरवर्ड लोग जो कि पहले कांग्रेस में थे वो उसमें आ गए, तो ये हम अपनी पार्टी छोड़ के कौन सी पार्टी में गए हैं जहां हमको अपने धर्म का विरोध करना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त पार्टी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तेजी से काम कर रही है सब लोग उससे जुड़ेंगे। अगर आजमगढ़ से लगते कितना चुनौती मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि मैं अपने पार्टी से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ लड़ने नहीं आते हैं तो वो जहां लड़ते हैं वहीं मुझे टिकट दिया जाए, मुझे अखिलेश यादव से ही लड़ना है।
लगता है कि जिस तरह से जो आजमगढ़ में काम हुआ है 1 साल में, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में जो काम पूरे देश में हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, उसको देखते हुए जो हमारा आजमगढ़ है वो ये तय कर चुका है कि हमें भी सरकार के साथ ही रहना है। कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और सिर्फ 1 साल सरकार के साथ आजमगढ़ रहा, तो आजमगढ़ में कितना काम हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो हमारा आजमगढ़ जिस तेजी से विकास कर रहा है वही तेजी बरकरार रखने के लिए आजमगढ़ भी सरकार के साथ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आजमगढ़ की एयरपोर्ट का लोकार्पण होना है, तो क्या संभावित कोई दौरा है प्रधानमंत्री? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी आजमगढ़ आएंगे, क्योंकि जब हम लोगों ने आग्रह किया था तो उनका कहना यही था कि पहले हम अयोध्या करेंगे, अयोध्या के बाद आजमगढ़। तो अयोध्या का तो हो चुका है, अब अगला नंबर आजमगढ़ का है और किसी भी क्षण डेट आ सकता है प्रधानमंत्री जी का कि आजमगढ़ आकर के और उद्घाटन करें। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर सपा के 8 विधायक जो है भाजपा में शामिल हुए, उसको लेके आप क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या सपा के कुछ और नेता बीजेपी में शामिल होंगे? देखिए, मुझे लगता है ये सारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी में जो लोग भी थे, जो लोग भी काम कर रहे थे, वो एक चीज तो महसूस कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी में रहना है तो राम मंदिर के खिलाफ बोलना है, समाजवादी पार्टी में रहना है तो राम के खिलाफ बोलना। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में साइबर ठगों की नज़र अब इन श्रद्धालुओं पर टिक गई है। पिछले कुछ दिनों से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए, जिसके बाद स्थानीय पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस का कहना है वो इन मामलों की जांच कर रही है और इसके साथ ही लोगों को भी सावधान रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, उन्हें 2 शिकायतें मिली थी। जब वो अयोध्या में ऑनलाइन होटल सर्च करके देख रहे थे तो उन्हें बिरला धर्मशाला के रूप में एक लिंक मिला और रूम में नाम पर उनसे पैसा जमा करने को कहा गया। जब उन्होंने पैसा जमा कर दिया तो पता लगा वो फर्जी है, उनका पैसा चला गया। एक शिकायत, हमको 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि जब वह ऑनलाइन होटल बुकिंग की कोई साइट सर्च करके देख रहे थे तो उनको एक लिंक मिला जिसमें बिरला धर्मशाला में रूम के नाम पे उनसे ऑनलाइन पैसा जमा करने होगा, और जब उन्होंने किया तो इसका पता चला कि यह फर्जी वेबसाइट है और उनका जो पैसा उन्होंने रूम बुकिंग का जमा किया था वो उनका चला गया। इस शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए साइबर थाना अयोध्या में इसमें जाँच प्रचलित कर दी गई है। जो भी हमारी एक टीम है वो इस पर लगी हुई है और भी कई प्रदेशों में कई जगहों पे इस तरह का साइबर फ्रॉड होने की बात संज्ञान में आ रही है। तो सभी तथ्यों को इकट्ठा करके रचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। कैसे रोका जा सकता है इसको आने वाले दिनों में? कैसे जी, इसके लिए हम लोगों के द्वारा भी सतर्कता की जा रही है। हमारे विभिन्न ट्विटर हैंडल्स और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं यूपी पुलिस के, सबके माध्यम से साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को काफ़ी जानकारियाँ दी जाती हैं, काफ़ी हमारे साझा किए जाते हैं और इसी क्रम में अयोध्या पुलिस द्वारा भी ये मुहिम चालू की गई है। हमारे भी सोशल मीडिया हैंडल्स और अन्य जो भी हमारे एसटीएन के ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से लोकल लोगों को सतर्कता दी जा रही है। लेकिन किंतु ये बाहर से आने वाले लोग हैं, इस करके हमारी कोशिश है कि आपके माध्यम से अन्य जो प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उन तक भी ये मैसेज जरूर पहुंचाएं कि यदि कोई इस तरह कहीं आपको बुकिंग वगैरह करनी है तो जो भी हमारी ऑथेंटिक साइट्स हैं उन्हीं के माध्यम से, नहीं तो जो भी अयोध्या की नगर निगम के द्वारा ऐप एक जारी किया गया उस ऐप के माध्यम से बुकिंग करवाएं ताकि इस तरह की ठगी से बच सकें। अब पीलीभीत जिले में साइबर अपराध से पीड़ित लोगों को थाने चौकी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश के 57 जिलों में शुरू हुई साइबर थाने के साथ पीलीभीत को भी साइबर थाना मिल गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से लोकार्पण कर साइबर थाने का उद्घाटन किया। दरअसल इस साइबर थाना पूरनपुर तहसील क्षेत्र के थाना घुंचाई को कन्वर्ट करके बनाया गया है और थाने को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया, जिससे पीड़ित की ऑफलाइन व ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की जा सके। वहीं थाने को कंप्यूटर, आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए।
देखिए ये एक मॉडर्न थाना जो है वो घुमचाई क्षेत्र में बनाया गया है। ये पूरनपुर की चौकी थी घुमचाई, जिसको कि शासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विजन है उसके द्वारा इसको एक मॉडर्न थाने में कन्वर्ट किया गया है। ये संचालित हो रहा है। आज इसका लोकार्पण किया गया है। इससे जो यहाँ इसके अंतर्गत पड़ने वाले 24 गांव हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। पास ही में थाना मिलेगा जो उनको दूर जाना पड़ता था, और यहाँ पर कानून व्यवस्था की जो है स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। चंदौली जिले के सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 3 बैग के अंदर 24 पैकेट बनाकर रखे गए गांजे को पकड़ा, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही थी। पूछताछ के दौरान तस्करों ने बताया कि ये लोग ओडिशा से तस्करी कर वाराणसी लेकर जा रहे थे और रास्ते में ही पकड़ लिया गया। आज कोतवाली चंदौली पुलिस द्वारा अंतर प्रांतीय गांजा तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से करीब 24 केजी अवैध गांजा बरामद हुआ है। इनमें एक अभियुक्त उड़ीसा का रहने वाला है और ये उड़ीसा प्रांत से ही गांजा ला करके पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में खपाते हैं। गांजा की कीमत करीब, स्थानीय लोग भी शामिल हैं? इसमें 2 स्थानीय भी हैं, एक जनपद चंदौली का, दूसरा जनपद वाराणसी का रहने वाला अभियुक्त है। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये अधिकांशतः प्राइवेट बसों, रोडवेज बसों का प्रयोग करते हैं ताकि पुलिस की नज़र से बच सकें। इनके द्वारा गांजा कहां से लाया जाता है और कहां सप्लाई किया जाता है, इन सब के संबंध में अलग से पूछताछ की जा रही है और जानकारी की जा रही है और इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। महोबा में बीते 3 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश के चलते खेतों में कटी व तैयार खड़ी फसलें नष्ट हो गईं, जिससे किसानों के चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। यही वजह है किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की। बेमौसम बरसात की वजह से हमारे खेतों की फसल बर्बाद हो चुकी है। उसमें सबसे ज़्यादा मटर और चना है। एक तो पहली बात यह है कि 1 महीने लगातार बरसात होने से किसी तरह से बरसात में फल फूल सारा मारा गया था फसल का, और जो बची खुची फसल थी वो उखड़ने के बाद मटर पूरा खेतों में सड़ रहा है। किसी का इकट्ठा हो गया है तो वो भी सड़ने की स्थिति में है। तो हम लोगों की ये मांग है कि सरकार हमारे खेतों की जो है लेखपाल द्वारा सर्वे कराई जाए और उस सर्वे के हिसाब से हमारा जिसका जो नुकसान हुआ हो उसी तरह से हमारा जो है सरकार मुआवजा दिया जाए। मेरा नाम मोतीलाल मिर्तला। 30% नुकसान हम लोगों के सामने रखा गया है। बिहार जय जवान जय किसान, हमारे देश पर राज करेगा। जय किसान जय जवान। दिल्ली बॉर्डर पर किसान की मौत के बाद पीलीभीत में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी एकता दिखाई और WTO व हरियाणा सरकार का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुतलों पर गुस्साए कार्यकर्ता चप्पलें जूते भी बरसाते दिखे। दरअसल दिल्ली के खनौरी बॉर्डर पर किसान शुभकरणदीप सिंह की मौत हो गई और इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसके बाद नाराज किसानों ने सिरसा चौराहे हाईवे पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है प्रदर्शनकारी किसानों पर सरकार आंसू गैस छोड़ रही है, अन्नदाताओं पर गोलियां चला रही है, इसलिए प्रदर्शन कर सोई हुई सरकार को जगाना चाहते हैं।
मार्च जो है हमारा एक भाई जो शहीद हुआ है खट्टर सरकार की गोली लगने से, उसकी शहादत को समर्पित था ये कैंडल मार्च हमारा। और जो हमने पुतला दहन किया है वो WTO और खट्टर सरकार जो हरियाणा सरकार है, बीजेपी की मौजूदा सरकार, जो हमारे किसानों के ऊपर तशद्दुद कर रही है, जो सीधी आंसू गैस के गोले छोड़ रही, सीधी गोलियां मार रही है, उनका पुतला दहन किया आज हमने। और इस सोई हुई सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके कोई काम पे जूं रेगे। जो किसान अन्नदाता है जिसके ऊपर ये इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये देश को गर्क में डालने के, बेड़ा इनका देश का गर्क करने के लिए इनकी नीति है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर देश के किसान को उजाड़ना चाहते हैं और देश की सारी व्यवस्थाएं जो धूमिल कर रहे हैं, सब व्यवस्थाएं चौपट करके ये पता नहीं किस ओर देश को ले जाना चाह रहे हैं। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान जैसी महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से साफ सफाई को विशेष महत्व दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड के महोबा में जिस नगरपालिका पर शहर को साफ व स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी है, वही नगरपालिका इस अभियान के प्रति उदासीन है। यहां शिक्षा के मंदिर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और विद्यालय प्रबंधन द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदारों के कानों में जूं भी नहीं रेंगती। विद्यालय के प्रभारी ने बताया, बार बार लिखित में सूचना देने के बाद भी नगरपालिका द्वारा विद्यालय की सफाई नहीं कराई गई और मौसम बच्चे इसी गंदगी के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। गंदगी तो यहाँ पे कोई स्वीपर है नहीं और नगरपालिका द्वारा यहाँ सफाई करवाई जाती थी। एक समय था कि यहाँ पर नगरपालिका के लोग लगाए गए थे काम करने के लिए। विगत 2-3 महीने पहले उनको जो है यहाँ से हटा लिया गया था। इस वजह से यहाँ पर जो है गंदगी पाई जाती है और समय समय पर जो हमारे स्तर पर हो सकता है तो हम सफाई करवाते रहते हैं। वही आंगनबाड़ी रसोई सफाई करती रहती है और जो गंदगी थोड़ी बहुत पतझड़ के मौसम की वजह से और ज़्यादा दिख रहा है। और विद्यालय स्तर पर कई बार नगर पालिका को एप्लीकेशन दी गई है और फोन के द्वारा भी सूचना की गई है। यहाँ के जो सफाई इंस्पेक्टर हैं धनीराम जी हैं, उनको कई बार फोन लगा के बताया गया, परंतु मुझे उनके द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया। व्यक्तिगत कई बार उनको मना किया गया है कि व्यक्तिगत तौर पर ना करें, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाने के लिए और अपना तालमेल बनाने के लिए उनसे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, वो लड़ने में तैयार हो जाते हैं। दूसरी बात ये बाउंड्री ना होने की वजह से सारी समस्याएं आ रही हैं। जिस दिन ये बाउंड्री इस विद्यालय की हो जाएगी, यहाँ पे सुंदरीकरण भी हो जाएगा और प्लस जो लोग व्यक्तिगत अपना इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी नहीं होगा। पीलीभीत में परिवार परामर्श केंद्र अपने मनमाने तरीके से समझौते का रेफर लेटर बना रहा है। आरोप है पति पत्नी ने समझौता न होने के बावजूद काउंसलर ने समझौता होने की बात लिखकर कोर्ट के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद परिवार ने काउंसलर पर पक्षपात में मिलीभगत का आरोप लगाकर जमकर हंगामा काटा। दरअसल गगनदीप कौर ने अपने पति संदीप सिंह व ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से निकालने का आरोप लगाया था। वहीं पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र भेज दिया, जहां समझौते के दौरान विवाहिता की पति के साथ जाने की सहमति बनी। हालांकि पति के साथ ले जाने से मना कर दिया। आरोप है दोनों पक्षों में समझौता न होने पर काउंसलर ने समझौते होने की बात लिखकर कोर्ट के लिए रेफर लेटर बना दिया। वहीं परिजनों के विरोध के बाद काउंसलर ने रेफर लेटर फाड़ दिया। हालांकि अब मामला चर्चा का विषय बन गया है। सर, मेरी शादी 2023 को 15 तारीख में हुई थी और मेरी सास और मेरे देवरानी भाई मेरी तंग करते थे, मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया। मैंने थाने में शिकायत की थी तो मेरा केस महिला परामर्श केंद्र में आया था, तो उन्होंने अधिकारियों ने मतलब गलत बयान लेके ये लिख दिया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे रखना नहीं चाहते। कहाँ पे रहने वाले हैं? महंगापुर। हस्बैंड कहाँ पे? रामपुरा को। काउंसलर ने क्या लिख दिया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया, लेकिन कोई समझौता नहीं। पति को जाना नहीं चाहते।
इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।